प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, सचिवालय, दरोगा इत्यादि के लिए उपयोगी साबित होगा। अब जितने भी रिजल्ट देखते हैं जनरल कंपटीशन में वो साइंस पर आधारित है। साइंस को मजबूत करेंगे तभी रिजल्ट आ सकेगा। और अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, इसलिए क्वेश्चन को गहराई में देखना आवश्यक है। तो हम लोग अभी एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.1 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? बल। देखिए क्या दिया हुआ है वो पहले, u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है 5 ग्राम की गोली, यानी मास बराबर 5 ग्राम, और टाइम दिया हुआ है टी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, और 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, यानी कि भी हो गया 0। और निकालना है एफ। निकाल लेंगे हम लोग, एफ निकालेंगे 0. अब आइए, एफ बराबर, सूत्र आप जानते हैं कि एफ बराबर एम अब भी माइनस यू अब बाई टी, बराबर मास है 5 ग्राम इंटू 0 अब माइनस 100 अब बाई 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। और टाइम दिया हुआ है 0.01, तो ये हो जाएगा 5 गुने -100 बाई 1000 गुने 0.01 है तो कितना हो जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा। 1 2 3 3 जीरो कट जाएगा है 3, तो 10 पचे 50, यानी -50 न्यूटन होगा। ये माइनस देने का मतलब हुआ कि विरोधी बल लग रहा है, इसलिए मात्रा में 50 न्यूटन लिखाएगा, लेकिन माइनस केवल विरोधी बल के लिए है, इसलिए इसका आंसर 50 न्यूटन हो जाएगा, यानी एक का ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में, किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया तो 4.9 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो इसके लिए सूत्र है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यू है 0 हो गया, H का मान दिया, H मैंने दूरी हुआ 4.9 हुआ, प्लस हाफ, जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी निकालना है, टी स्क्वायर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.9, आई कट जाएगा एक बार में, तो टी स्क्वायर बराबर 1, इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी बी। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सी से 95 डिग्री सी तक बढ़ाने में कितनी उष्मा लेगी? यानी उष्मा निकालना है, क्यू, उष्मा। तो क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी। देखिए मास दिया हुआ है, एम दिया है 100 ग्राम, एस मैंने विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और डेल्टा टी मैंने तापांतर 95 और -5 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री सी। बैठा देना है मान खाली, तो Q बराबर
100 × 1 × 90 कैलोरी में होगा ये। तो ये 9 पर 3 जीरो हो जाएगा, इतना कैलोरी। कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो 9000 × 4.2 जूल लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 378 पर 2 जूल, 2 जीरो जूल, यानी आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलम्ब स्टोर करता है तो उसकी धारिता क्या होगी, यानी सी निकालना है। और सी बराबर होता है क्यू और बाई भी। सी मैंने धारिता, यहां पर देखिए क्यू दिया हुआ है 1 कूलम्ब, क्यू माने आवेश, और भी यानी वोल्ट दिया है 10 वोल्ट। सी निकालना है तो Q1 और बाई 10 बराबर 0.1, आधारता का मात्रक फैराड होता है, तो 0.1 फैराड, इसका आंसर ए होगा। 4 क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवरक्त किरण क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अवरक्त किरण क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, 4 गो चॉइस है। तो और अवरक्त किरण हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि जिसका आवेश द्रव्यमान शून्य हो, जो निर्वात में भी गमन करे, जिसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर हो, यह होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में कौन कौन तरंग है तो इसके लिए जानते हैं, एक ट्रिक है रमी भुक्सी। रमी भुक्सी का मतलब आर से रेडियो वेव, रेडियो वेव को कहते हैं हिंदी में दीर्घ तरंग या रेडियो तरंग। एम हो गया माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड, अवरक्त किरण, विजुअल रेज, दृश्य किरण, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण, एक्स रेज, एक्स किरण और गामा रेज, गामा किरण। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम, आवृत्ति सबसे कम। धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य घटते जाएगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य, इसी क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का हो जाएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति सबसे अधिक, जहां तरंग दैर्ध्य कम वहां आवृत्ति अधिक, आवृत्ति सबसे अधिक। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन है कि यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की गति घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, अनंत होती है, तो क्या हो? तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, भी प्रोपोर्शनल होता है √T, भी प्रोपोर्शनल √T, जहां भी हो गया ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, और T हो गया परम ताप, परम ताप, यानी ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। 1 डिग्री C ताप बढ़ाते हैं, 1 डिग्री C ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि का वेग बढ़ता है, 1 डिग्री C अगर ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। अब देखिए एक एक करके, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, संकुलन प्रभाव। देखिए चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और उष्मीय प्रभाव में आपको विद्युत का उपयोग पड़ता है, लेकिन संकुलन प्रभाव में इसका कोई यूज नहीं है।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, संकुलन प्रभाव। अगला क्वेश्चन, कि 540 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी। इसमें मोल की संख्या निकालना है। पहले तो ग्लूकोज का सूत्र जान लेते कि C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये हुआ ग्लूकोज का अनुभार निकालिए, अनुभार। तो 12 छक 72 हो जाएगा, कार्बन का 12, तो 12 छक 72 प्लस हाइड्रोजन का एक, एक में 12 से गुना होगा तो 12, आज जोड़ 16 छक 96। तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 10 के 0 1 9 1 10 1 11 7 18, 180 ग्राम ग्लूकोज का अनुभार हो गया 180 ग्राम। अब कह रहा है कि मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो मोल बराबर होता है भार अब बटे अनुभार। भार दिया हुआ है 540 ग्राम और अनुभार इसका भी निकला है 180, 18 तिया 54, यानी मोलों की संख्या हो गया 3, यानी बी। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। जेनन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु में होते हैं, लेकिन जेनॉन एक तत्व है, ये कोई परमाणु का कण नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी एम कक्षा में। तो देखिए, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए एक सूत्र लिखते हैं 2n², जहां n को कहते हैं कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया सूत्र, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। जब पहली कक्षा, तो पहली कक्षा यानी n बराबर 1 लिखेंगे। इसको हम लोग या के लिखते हैं, पहली कक्षा को के लिखते हैं, में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से दूसरी कक्षा में n बराबर 2 हो गया। L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा m, तीसरी कक्षा n बराबर 3 या कहिए m, इसमें अधिकतम हो गया 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। चौथी कक्षा n बराबर 4 या n कहें, 2 गुने 4 का स्क्वायर, चचो का 16 दूनी 32। तो इस तरह से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है। हमको m कक्षा में पूछा है, तो m में कितना हो गया 18 हुआ, तो आंसर हो जाएगा इसका 18, ए नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व हैं। 2 आवर्त में 8 तत्व है। तो देखिए, पहला आवर्त में 2 तत्व होता है,
पहला आवर्त में दो तत्व, वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा में 8 तत्व, में 8, चौथा में 18 तत्व, पांचवा, देखिए पहला आवर्त में 2 तत्व, 2 8 8 18 18 32, पांचवा में 18 हो जाएगा। छठा आवर्त में 32 और सातवां हो जाएगा अधूरा। इस तरह से हर एक आवर्त में तत्व की संख्या जान गए, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, 2 एवं 3, चॉइस हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कि आधुनिक आवर्त सारणी में खाली जगह आवर्त में धातु को शामिल नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातु को शामिल नहीं किया गया है? देखिए तो आवर्त पहला जो हुआ, आवर्त पहला में 2 तत्व है, इसमें आया हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों अधातु हैं, दोनों हैं अधातु। तो धातु किसमें शामिल नहीं है? तो पहला आवर्त में, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4, और जल योजित कह रहा है, इसमें जल का अणु 5 रहता है, 5H2O। इसको हम लोग तूतिया ही पढ़ते हैं, तूतिया या ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। एक होता है ZnSO4 माने जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, इसको कहा जाता है उजला थोथा, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, उजला थोथा। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, FeSO4 7H2O, इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल। हरा थोथा या हरा कशिश, हरा कशिश भी कह सकते हैं या हरा थोथा कहते हैं। तो इस तरह से सूत्र भी पूछता है, इसको भी ध्यान में रखना है, और इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी कहिए, फीमर, जो जांघ की हड्डी है, फीमर यह है जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, कान की हड्डी। इस तरह से बड़ा वाला पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, त्वचा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी, निम्नलिखित में कौन, मनुष्य में कौन संयोजी ऊतक है? हड्डी, रेशा, मांसपेशी, कोशिका, चार चॉइस है। तो संयोजी ऊतक में आ जाता है हड्डी,
अस्थि उपास्थि संयोजी ऊतक है। ये हड्डी हो गया संयोजी ऊतक। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला पूछता है मसल्स का नाम। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला रचना, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, हड्डी से जोड़ने वाला हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला रचना हो गया लिगामेंट। लिगामेंट। और हड्डी को मसल से जोड़ने वाला, हड्डी को मसल से माने मांसपेशी से जोड़ने वाला रचना इसका नाम है टेंडन। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया था। ये आधुनिक वर्गीकरण है। और पहला जो दिया गया वो था मोनेरा। ये जीव जगत में पहला हो गया मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा फंगी। पांचवा प्लांटी। चौथा प्लांटी। अब पांचवा एनिमेलिया। इस तरह से जीवों को 5 जगत में, किंगडम में बांटा गया है। जीवों को 5 जगत ही हुआ, 5 जगत। जगत कहते हैं किंगडम, किंगडम। यही 5 जगत है जिन्होंने इसके बारे में व्हिटेकर ने बतलाया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी यानी व्हिटेकर। अगला क्वेश्चन है लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, सभी। तो लार से जो स्रावित होता है एंजाइम, इसका नाम है टाइलिन। टाइलिन। इसी को हम कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज भी। सेलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज। टाइलिन का ही दूसरा नाम है सेलिवरी एमाइलेज। यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ये मुख्य गुहा में होता है और स्टार्च को शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? एमाइलेज। एमाइलेज अगर पूरा रहे सेलेवरी एमाइलेज, एमाइलेज रहे तो चॉइस हम देंगे सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी नहीं लगा है इसलिए यहाँ एमाइलेज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विद्युत अपघटन कहाँ होता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विद्युत अपघटन माने टूटना, विद्युत अपघटन होता है टूटना। तो पायरुविक अम्ल कहाँ टूटता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और बड़े पैमाने पर ऊर्जा देता है। ये आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूट करके देता है पायरुविक अम्ल। देखिए कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूट करके देता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। यही पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और कि कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। इसमें अनॉक्सी श्वसन मतलब इसमें
ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, ये भी पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच होती है? हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, आंत। तो ईसीजी हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है किसके लिए? हृदय के लिए। जहां कार्डियो टर्म लग गया तो हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है, तो हो गया हृदय। अब मस्तिष्क के लिए आता है ईईजी, मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशी का इस्तेमाल होता है? नेत्र गोलक जो पूरा आंख का गोलाई है उसको घुमाने के लिए या बैलेंस्ड रखने के लिए 6 मसल्स का प्रयोग होता है। इसमें 6 मसल्स होता है जो आंख की गोलाई को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है? निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार, फलीदार कहते हैं दलहन को, दलहन को कहा जाता है फलीदार। दलहन ये होता है फलीदार, इंग्लिश में कहते हैं पोड, और दूसरा नाम इसका लेग्यूम है दलहन। और दलहन में जानते हैं मटर, चना, अरहर, सेम इत्यादि, ये आएगा फलीदार में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, लिखित में कौन सा हार्मोन रंध्र को बंद करने तथा पत्तियों को गिरने में मदद करता है? मैंने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मंद करेगा, पत्ती के झड़ने को उत्प्रेरित करेगा। ये हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को एबीए हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल को, एब्सिसिक अम्ल को एबीए हार्मोन, एबीए हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए जिब्रेलिन बड़े आकार के फूल फल प्राप्त करने के लिए आता है। यह पौधे के वृद्धि में भी सहायक होता है। साइटोकाइनिन पौधे के कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑक्जिन पौधे के वृद्धि में सहायक, ये बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक, खरपतवार को नियंत्रित करना, ये कार्य ऑक्जिन का है। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या हुआ कि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मंद करेगा, कम करेगा। दूसरा काम होगा कि पत्ती, फूल, फल को झड़ने के लिए उत्प्रेरित करेगा। और इंपॉर्टेंट इसका एक कार्य और है, यह ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मैंने वृद्धि को रोकता है। इस तरह से अभी हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। फिर अगले क्लास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।